प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स में बात करेंगे उसमें सबसे पहले जुल्फिकार भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। 44 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने गलती तस्लीम कर ली। भुट्टो केस से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने राय दे दी। बिलावल का खैर मकदम। वजीर आजम की सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय पर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद। इसके अलावा बात करेंगे बानी पीटीआई ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस एलामिया की हिमायत कर दी। 9 में मुल्जिमान को सजाएं देने का मुतालबा। हम फौज के खिलाफ हैं, न तसादुम चाहते, वाजे कर दिया। 8 फरवरी के बाद किसी ने राब्ता न किया, खान का एतराफ। इसके अलावा बात करेंगे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की काबीना ने हलफ उठा लिए। मरियम नवाज की काबीना में लाहौर के वज़रा ने गलबा पा लिया। जनूबी पंजाब से 2 वज़रा शामिल। विफाकी काबीना की तश्कील में हुकूमत ताहाल कामयाब नहीं हो सकी। वजारत खजाना के उम्मीदवारों ने सींग फंसा लिए। ये तमाम टॉपिक्स हैं जिसमें आज के प्रोग्राम पे बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं इसाक खाकवानी साहब, सीनियर सियासतदान हैं, रहनुमा IPP हैं। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खाकवानी साहब। वालेकुम सलाम बीबी। खाकवानी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। और जिस मौजू पे हम बात करना चाह रहे हैं, टू स्टार्ट विद, सुप्रीम कोर्ट ने एक राय दी है आज, और ये राय दी है जिसमें एक इतराफ़ किया गया है कि जुल्फिकार अली भुट्टो के केस का जो ट्रायल था वो फेयर नहीं था। अब ये जो राय जो 44 साल बाद आई है और इसमें एक इतराफ़ है कि इंसाफ का निज़ाम पाकिस्तान में कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसको कैसे देख रहे हैं? ये पाकिस्तान के 1-2 इदारे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। उसमें जुडिशरी उसमें से अच्छे नंबर 1 पे है या 2 नंबर पे है। इन्होंने हमेशा पाकिस्तान की जितनी भी बुनियादें कानूनी तौर पे गैर कानूनी तौर पे हिलाई हैं, आज तक कभी ऐसे नहीं हुआ। और इन्होंने जो भुट्टो साहब के साथ ज्यादती की उसमें उनको सजा तो होनी थी, क्योंकि वो अबेटमेंट का केस तो बनता था उनके खिलाफ कि मसूद महमूद जो उनका उस वक़्त का एक गुंडा तंजीम बनाई थी भुट्टो साहब ने, और उसके वो हेड थे और वो पुलिस अफसर थे और वो बन गए उसके। उन्होंने हमला तो कराया नवाब अहमद खान पर, उसके अंदर तो कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि कानून जो भी कहे लोगों की आवाज़ और लोगों को हर चीज़ का इल्म होता है। ये कमाल है हमारे पाकिस्तान की कौम का कि ये हर चीज को समझते हैं और जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और उन्होंने वो किया, मगर चूंकि वो खुद मौके पे मौजूद नहीं थे और उन्होंने अपने हाथ से कोई हथियार नहीं चलाया, तो नवाब मोहम्मद अहमद खान की जो सजा बनती है उनके कत्ल की, वो सजा कई सालों की कैद बनती है मगर फांसी नहीं बनती। और इन्होंने सियासी फैसला किया और ज़ियाउल हक के कहने पे किया, और लिहाजा वो उस वक़्त उनको जो मौका मिला उन्होंने वो नुकसान कर दिया। पाकिस्तान का एक बहुत ही समझदार पढ़ा लिखा वजीर आज़म आज तक फिर पैदा नहीं हुआ। पढ़ा लिखे की बात कर रहा हूँ मैं। एजुकेटेड एट बर्कले एंड ऑक्सफोर्ड, दोनों दुनिया की मशहूर तरीन वहाँ पर उन्होंने अपनी तालीम हासिल की। फिर इंटरनेशनल चीज़ों पे बहुत एक वो रखते थे, अबूर रखते थे इंटरनेशनली। फिर उनका एक सबसे बड़ा एक और बड़ा काम था कि उन्होंने फौज के साथ कभी मिलके 70 का इलेक्शन नहीं लड़ा। 70 का इलेक्शन उन्होंने अपने जोर बाजू पे लड़ा और उन्होंने कामयाबी हासिल की। 2 नंबर दूसरी पार्टी मैं मानता हूं कि वो जो वेस्ट पाकिस्तान में सबसे ज्यादा थे, मगर ओवरऑल पाकिस्तान में वो नंबर 2 थे। मगर उन्होंने कयूम खान जो कि उस वक्त या के बड़े मंजूर नजर थे, उन्होंने उनके साथ मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ा और फौज के मंजूर नजर के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और अवाम ने उनका भरपूर साथ दिया और उन्होंने एक जबरदस्त कामयाबी की। वो फिर कामयाबी इस पाकिस्तान के टूटने से वो गड़बड़ हो गई, मगर
उन्होंने एक ये कमाल है, पाकिस्तान का कोई आदमी यहाँ फौज की मुआवनत के बगैर आज तक किसी को हुकूमत नहीं मिली। अगर किसी को मिली है तो वो ZAB को मिली, और वो इसमें ही स्टैंड्स आउट इन दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। बाकी लोग जो बने, मैं नाम नहीं लेता, वो सब मेरे जैसे ही थे। वो हर वक्त मंजूर नजर रहना चाहते थे ताकतवर लोगों का, तो उन्होंने परवरिश भी पाई, लोगों ने हुकूमतें भी की 2-2, 3-3 दफा, वो अलहदा चीज। मगर ये स्टैंड आउट करते कि इन्होंने फिर सिर्फ 51 साल की उम्र थी, क्योंकि भुट्टो साहब की जो थी ना डेट ऑफ बर्थ, वो मेरे ख्याल में 1928 है, और ये 79 में इनको फांसी लगाया तो ही वॉज 51 ईयर ओल्ड ओनली। 51 साल की उम्र थी। आप देखें कि तो उसके क्या मतलब है, क्या कुछ किया पाकिस्तान के लिए उन्होंने। उनके अंदर एक कमाल की अच्छाइयां भी थी, और उनके अंदर जो था ना सिंध का वडेरापन वो भी था। उसके अंदर उनको नुकसान हुआ कई जगहों पर। उन्होंने वडेरापन के अंदर अपना उनका स्टैचर इंटरनेशनली और नेशनली कमजोर हुआ कि एक पढ़ा लिखा आदमी, इतने ज़र्फ वाला आदमी, इतनी चीजों में वो फिर छोटी छोटी नाराजगियां में, लोगों के साथ ज्यादतियां करने में, लोगों के साथ इस तरह का उनका ये जो दूसरा पहलू था वो भी है अपनी जगह पर। मगर ओवरऑल भी तो इंसान की एक है ना, अगर आप किसी का देखते हैं तो उसको ओवरऑल नंबर में तो वो मिल जाते हैं एक्सीलेंट नंबर, मगर उनका ये पहलू भी जरूर था कि वो लोगों के साथ ज्यादती करने में वडेरापन उनका मौजूद था। हमारा उनके साथ, मेरे बड़े भाई साहब का बड़ा ताल्लुक था। मेरे घर पहाड़ी तशरीफ लाए, फार्म पे रहे, उनके बेटी थी, उनके साथ ज्यादा नहीं कोई ताल्लुक रहा। उनके बेटे पर हूँ अपना मुर्तजा भुट्टो मेरे घर आते थे, लाहौर में रहते थे। जब मैं उतर जाता था लड़काना या कराची में, मुझे अपने घर जरूर ठहराते थे, और घर में इतनी मेरी इज्जत थी कि कोई किसी को जरूरत नहीं थी कि वो घर का कोई और आदमी हमारे साथ आकर इंटरफेयर करे या मौजूदगी में इजाजत लेकर ना आए। ये मेरी इज्जत थी उनके घर में। फिर उनके बेगम साहब और उनका हमने दोनों केस भी लड़े। जब उनको मर्डर किया गया उनका केस हमने लड़ा, और पिटीशन भी की, और अपना नासिर साहब का जो बना था स्पेशल ट्रिब्यूनल, उसमें मैं और रशीद साहब मरहूम हम पेश हुए। फिर उनका जो मर्डर केस था उसकी FIR डालने के लिए भी हम गए, और हमने वहाँ उनकी जेल में ट्रायल हुआ था कराची, वहां पर भी हमने खड़े होकर उनके चीजों के बारे में गवाही दी। और फिर उनके बच्चों के साथ और उनके बेगम साहब के साथ आज भी ताल्लुक है। तो ये 4 जनरेशन हैं, 4 जनरेशन है जिनके साथ हमारा ताल्लुक रहा है। तो आज इन्होंने फैसला किया। ये हमेशा फैसला जो करते हैं ना ये जज साहबान, ये इनकी अजीब तबीयत है कि जो अच्छा फैसला होता है वो हमेशा देर से करते हैं, जो बुरा फैसला होता है वो हमेशा जल्दी करते हैं। इनसे कभी कोई अच्छाई की हमने तवक्को नहीं रखी, और इन्होंने हमेशा नुकसान पहुंचाया है। जो पाकिस्तान लेवल के केसेस है ना उनमें इन्होंने हमेशा आर्मी टेक ओवर को भी हमेशा वो दी, अपने कबूल कराया, लोगों में जजमेंट उनके हक में दी। इन्होंने कभी अपनी जात से बढ़कर कोई काम ऐसा नहीं किया कि जहां इनकी तारीफ की जाए। और ये बड़ा अफसोस है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोगों को सिलेक्ट भी किया जाता है और अच्छे लोगों को पीछे किया जाता है। ये सबसे बड़ा एक नुकसान है जो हमारी कौम के साथ हमेशा होता है। इन्होंने जो मार्शल लॉ के रेजीम्स आई, उन्होंने 2 नंबर के लीडर पैदा किए। जो 1 नंबर के लीडर थे वो बेचारे पीछे हो गए।
1958 में उन्होंने एब्दो लगा दिया। जितने अच्छे लोग थे, साहिब हैसियत लोग थे, उनको पीछे कर दिया। जो 2 नंबर 3 नंबर के लोग थे वो हमेशा फिर आगे करते रह गए। तो इसलिए ये उनको साथ मिलकर ही जज शबान करते रहे हमेशा, और अब भी वही कुछ हो रहा है। और अच्छा खान साहब, आपने बड़ा अपने फीलिंग शेयर किए हैं, क्योंकि ZAB के साथ आपका, आपकी फैमिली का, आपके भाई का बड़ा पुराना ताल्लुक, फिर आपका मुर्तज़ा भुट्टो साहब से बड़ा ताल्लुक रहा, आप उनकी पार्टी में शामिल रहे, उनके साथ रह के स्ट्रगल हुई। बेनज़ीर भुट्टो साहब से आपका उस तरह का, या नुसरत भुट्टो साहब से नहीं रहा, वो अपनी जगह पे। आपने अभी 2-3 बातें की, एक जुडिशरी से गिला किया, तो क्या ये चीज़ आज हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते कि ये जो रेफरेंस था, ये आया था उन जरदारी साहब के दौर में, आया था 2009-10 में मेरा ख्याल है, या उसके बाद भेजा गया था। तो उस वक्त चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब थे, उन्होंने भारी पत्थर उठाने से इनकार कर दिया था। उनके बाद कोई मतलब 5-6 और चीफ जस्टिस है, सब ने इसको टच नहीं किया सर, वो लाइक इट और नॉट। लेकिन एटलीस्ट एक बेंच ने, हेडेड बाई काजी फैज ईसा साहब, उन्होंने इस भारी पत्थर को उठाया। ना सिर्फ उठाया बल्कि उन्होंने इस पे एतराज़ात भी हुए, तनकीद भी हुई कि आप एक क्यों कंट्रोवर्शियल एक चैप्टर इसको दोबारा रीओपन कर रहे हैं, अपने जजेस के खिलाफ क्यों एक चार्जशीट आप कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का इससे नाम बुरा होगा, इससे इंसाफ का नाम ख़राब होगा, समझा जाएगा हम जजेस जो हैं हम ये सही फैसले नहीं करते। अभी आपने खुद भी सारी बातें बताई। तो कांट वी अप्रिशिएट ये करंट जो ये हमारा बेंच है, जिन्होंने ये फैसला किया है कि एटलीस्ट उन्होंने कहा एक हिस्टोरिकल रॉन्ग हुई थी, इनजस्टिस हुआ था, और पूरी कौम या पीपल्स पार्टी वट एवर जो भी हैं, वो पिछले ये 44 साल से इसमें ये जख्म जो है ना, ये रस रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं पे हीलिंग की ज़रूरत है। डोंट यू थिंक वी मस्ट अप्रिशिएट इट कि इवन आफ्टर 44 ईयर्स उन्होंने कुछ ना कुछ जुर्रत तो दिखाई है, भारी पत्थर तो उठाया है काजी फैज ईसा साहब या सुप्रीम कोर्ट ने। ये बात आपकी सही है। और चूंकि अब वो जो अफेक्टीज हैं जो वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, तो लिहाजा काजी साहब चूंकि एक छोटे सूबे से ताल्लुक रखते हैं, तो उन्होंने हिम्मत दिखा के एक फैसला इस तरीके से किया है। सर 8 जजेज और भी हैं, ये पूरा बेंच था, अगर मैं गलत है 9 मेंबर बेंच था सर, और काजी साहब अकेले नहीं थे, 8 जजेज और भी थे सर। काजी साहब ने उनको चुना होगा ना जनाब, जो जज शबान है, उन्होंने अपना एक ट्रिब्यूनल बनाया। मगर बाकी हजरात का भी मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ कि जितने बुरे फैसले थे उनको जल्दी जल्दी कर देते हैं, जो अच्छे फैसले होते हैं वो उनको हमेशा देर से करते हैं। मैं तो ये उनकी सबकी बतौर एज अ पिछले 75 साल में जो हमारे यहाँ जुडिशरी का काम रहा है वो यही रहा है। और उन्होंने आज अगर इस तरह का किया है, आप बताएं ना, ये एक हिस्टोरिकली तो एक चीज है कि मगर जिनका नुकसान होना था वो हो गया। एक और बात बताएं सर, अभी आपने बात की कि जुडिशरी ने कभी भी सही टाइम पे अच्छे फैसले नहीं किए। मैं मतलब क्योंकि आपके पूरे केसेस, आपका मुझे पॉलिटिकल बैकग्राउंड का, आपके स्ट्रगल का मैं विटनेस भी हूँ, मुझे पता भी है, सो आई कांट रेजिस्ट टू आस्क दिस क्वेश्चन। आप 2 बड़े केसेस लेकर गए थे, 2 बड़े केसेस, और दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने आपके स्टांस को अपहेल्ड किया, आपको वो जस्टिस दिया जो आपकी प्रेयर सही मानी गई। एक आपको याद होगा रेलवे गॉल्फ क्लब, उसमें 3 आर्मी के जर्नल्स है, वेरी पावरफुल जर्नल्स, उनके खिलाफ आप लेकर गए, पिटीशन लेकर गए, फैसला हुआ, और आपने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी और आपकी पिटीशन के हक में फैसला हुआ सर, नंबर 1। अभी पनामा केस में आप उसके ये सबसे ज़्यादा बनाने में, इनिशिएट करने में, ले जाने में, वो मुझे पता है सारा आपने कराया, वो केस भी आपके हक में हुआ। तो एटलीस्ट या 22 या अगेन 24 करोड़ लोगों में से आपके तो 2 फैसले आपके हक में आए हैं जो आप पिटीशन लेकर गए थे, इंपॉर्टेंट पिटीशन। आपको तो कम से कम थोड़ा सा कुछ % तो राजी होना चाहिए था, मुतमिन होना चाहिए जुडिशरी से। मैं ना हूँ, 24 करोड़ लोग और ना हूँ, लेकिन आपके केसेस में तो उन्होंने आपको इंसाफ दिया सर, जैसे आप चाहते थे वैसे फैसले हैं। आपकी बात यहाँ तक तो बिल्कुल सही है कि जो केस हम लेके गए और उसमें उन्होंने इंसाफ किया, हालांकि उस वक्त की हुकूमत इस चीज़ों के खिलाफ थी, क्योंकि उसमें एक एक्स कोर कमांडर भी थे शामिल, एक फेडरल मिनिस्टर भी थे, एक सेक्रेटरी रेलवे भी थे जो कि फौज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल थे। तो उन्होंने उनके खिलाफ होते हुए उनका केस उन्होंने हमारे हक में किया और उनकी
हमेशा इस वक्त इज्जत भी हमारे दिल में है, उसमें इज्जत महकमे में भी और सारे पाकिस्तान में भी उनकी इज्जत है। मैं तो केस लड़ने वालों में से था ना। असल तो वो इज्जत तो उनकी हुई कि लोगों ने कहा कि अभी भी पाकिस्तान में इंसाफ होता है, तो उनकी इज्जत मेरे से ज्यादा, मेरी तो काविश थी, मगर इज्जत उनकी भी बड़ी हुई कि जी उन्होंने फैसला किया। आप भी वहाँ उस केस में को गवाह थे और आपने भी आपकी कंट्रीब्यूशन भी थी। बल्कि मेरी स्टोरी थी उसी पे सुओ मोटो हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने लिया था और मैं सोया हुआ था, आपने मुझे फोन करके उठाया था कि एक्सीलेंसी तशरीफ ले, सुप्रीम कोर्ट बुला लिए। अब मुझे आज तक याद है 2012 समथिंग आपने मुझे सोते हुए उठाया था सवेरे सवेरे के, जनाब तशरीफ ले, चीफ जस्टिस साहब बुला रहे हैं, आपकी खबर है, आपकी स्टोरी है, जरा यहाँ इसका दिफा करें, जस्टिफाई करें। तो मैं नींद में उठा, भागा दौड़ा, मैं पेश हो गया था सर आपके साथ खड़े होके। मेरा ख्याल 12 साल पहले की बात है। इफ्तिखार चौधरी साहब ने जी सर, इफ्तिखार चौधरी साहब थे जी। और फिर उसके बाद काफी अरसा केस चलते रहे और 2-3 बेंच पे चेंज हुए, 2-3 चीफ जस्टिस चेंज हुए, फिर जाके फैसला हुआ और वो फैसला अभी तक सारा। अच्छा सर, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये तो आपने इमोशंस बड़ी सारी बातें की, वी रिस्पेक्ट योर इमोशंस कंसिडरिंग जो कुछ भी हुआ। इमरान खान साहब ने आज बयान दिया है कि जनाब के 9 मई के वाक़यात में जो लोग मुलव्वस हैं उनको सज़ा दी जाए उसी तरीके से जैसे वहाँ पे दी गई थी, अमेरिका में दी गई थी CCTV के ज़रिए। तो खान साहब ने कहा जनाब बिल्कुल, जो कोर कमांडर्स की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस वो थी, सारी प्रेस रिलीज थी, उसको एंडोर्स किया है। तो खान साहब तो कहते थे कि मैं रेड लाइन हूँ, और वो 9 मई के वाक़यात कहते थे जो मुझे गिरफ्तार करेगा, मेरे ऊपर कोई एक्ट करेगा तो लोग रिएक्ट करेंगे। आपको ये कैसे लग रहा है कि यकदम खान साहब ने एक नया ट्विस्ट लिया है और अब वो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को कहा जी फ़ौज भी मेरी है, हम तो कभी फ़ौज के ख़िलाफ़ ही नहीं रहे। ये कोई दरमियान में कोई राब्ते होना शुरू हुए या खान साहब को लग गया है कि अब मज़ीद स्ट्रगल फाइट अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट यूज़लेस है, हुकूमतें बन गई हैं, वज़ीर आज़म आ गए, इलेक्शन चले गए, सज़ाएँ हो गई, तो फर्दर कुछ नहीं होना, दोबारा आर्मी के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ तल्लुकात जो हैं वो ठीक करने पड़ेंगे। हाउ वुड यू सी दैट सर? ये इन्होंने बात की है इस तरीके से, ये अगर थोड़े से इनके सलाहकार कोई अकल वाले होते तो ये नौबत भी ना आती, उससे पहले चीजें हो जाती। और उन्होंने इनके साथ 2018 वाली जो कमांड थी, उन्होंने इनकी हेल्प की थी इनको यहाँ तक पहुँचाने में, और उन्होंने इनको इमदाद की और उनकी अपनी वजूहात ही थी, मगर उन्होंने हेल्प करके इनको हुकूमत में 4 साल चलाया। और ये फिर इनकी जिस तरह आदत है, ये नाराज हो जाते हैं हर बंदे से और हर बंदे को अपना सबसर्विएंट अपने आप उनको समझते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये तो इनका तो काम ही यही था, ये मैं जो कह रहा था ये ठीक था। तो इस किस्म का उनका रवैया है। और ये आज अगर उन्होंने इस तरह की बात की है तो ये अच्छा फैसला है। उनको किसी ने या समझाया है या उनको खुद समझ आ गई है कि ये लड़ाई जो है ये उनको उसका फायदा नहीं हुआ और उल्टा आपने खान साहब एक बात और है सर, मैं समझता हूं कि ये बात करने से उन्होंने इनका कुछ कोई वजूहात भी होंगी इस बात की। ये ऐसे क्लीन चिट देने वाले तबीयत उनकी है नहीं। इसने क्यों कहा है इसको देखना पड़ेगा, इसको नजर आ जाएगा, आपको भी बाकी लोगों को मुशाहिदा जो है वो होगा, इसका रिएक्शन आ जाएगा। क्योंकि इनके ऊपर इल्जाम जो है ना, उसको तो कई लोग मांग रहे हैं कि कमीशन हो जो 9 मई को देखें कि जी वो कई लोग जो कहते हैं ना कि ये उन्होंने खुद कराया, आगे से ये हुआ, वो गलत किस्म की बातें करते हैं। मैं तो इनके जितने रिश्तेदार और वाकिफ थे वो सारे कोर कमांडर के घर लाहौर की तरफ गए तो थे। अब ये कहना कि जी वो किस वजह से गए थे, अंदर नहीं जाना था, उन्होंने बाहर से करना था, मतलब है कि हमारे यहाँ कुछ चीजें हैं। बस हम हमेशा बचपन में, अगर जवानी में, बचपन तो नहीं जवानी में, जितने भी यहाँ पर जलसे होते थे वो मोची गेट होते थे, फिर वो आ गए माल रोड पर, फिर वो चले गए इनके होते हुए पिछले कई सालों में लिबर्टी चौक, यहाँ तक ही जलसे जुलूस रहे। और अपना माल रोड पर भी चेरिंग क्रॉस तक जलसे होते थे, फिर असेंबली तक आ गए। तो इस तरीके से ये 3-4 जगह मौजूद होते। आज तक किसी ने ये जो कोर कमांडर के घर की तरफ
आज तक मैंने देखा नहीं, किसी को सुना नहीं कि वो इसको कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए वहां इकट्ठे हुए हों, जिनमें उनके बड़े अच्छे भले उनके क्लोज सर्किट के जो लोग थे वो वहां मौजूद थे। अच्छा, लास्टली सर आपका फायदा उठाया जाए आपसे उसका, यहाँ पे एक गैर मामूली एक रेजोल्यूशन पेश की गई हाउस में, असद कैसर साहब और बाकी उनके सुन्नी कौंसिल इत्तेहाद के जो पीटीआई के हैं मोस्टली, जिसमें उन्होंने कहा जनाब कि इमरान खान साहब और बाकी लोगों को रिहा किया जाए, इन पे केसेस ख़त्म किया जाए। मेरी मेमोरी में तो नहीं आता कोई इस तरह का कभी माजी में रेजोल्यूशन जो है पेश की गई हो बेनज़ीर भुट्टो साहबा के लिए, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब या कोई और भी, कोई आपको याद पड़ता है कि इस तरह की कभी रेजोल्यूशन पेश की गई हो कि कहा गया हो, और उस हाउस में जिसमें अक्सरियत भी नहीं है उनकी, जिसके लिए हुकूमत का साथ होना ज़रूरी है, तो इसके पीछे क्या फैक्टर देखते हैं कि क्या मतलब हो सकता है? ये आपकी जो है ना असेसमेंट अपनी जगह पर बिल्कुल सही लगती है। मैं भी इसको सोच रहा था कि इन्होंने इस किस्म का, ये लोग जो है ना जो बड़े क्लोज होने की कोशिश करते हैं, वो इस किस्म के काम करते हैं असेंबलियों में आकर कि उसको ये पॉलिटिकल जो वो होते हैं ना कैदी, सियासी कैदी, उनके बारे में लोग कहा करते हैं कि जी फलां को मौका मिलना चाहिए, उनकी अपना ट्रायल जो है वो एक्सपेडाइट करनी चाहिए ताकि वो अपना हाँ या ना उनके बारे में कानूनी तौर पे जो फैसला हो। मगर ये कभी नहीं कहा गया कि लोगों को रिहा किया जाए अगर उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस। अगर क्रिमिनल केसेस हैं तो फिर ये एक अपने देखें, अब वो अपने लीडर के लिए क्या करें। उन्होंने इतनी ओवरवेलमिंग सपोर्ट आई है कि हैरान कौन सपोर्ट आई है। मैं तो जनरल इलेक्शन में एक दोस्त की खातिर फिरता रहा हूं और मैंने देखा है और मैंने उनको कहा कि आपका हिसाब किताब नहीं बन रहा। मैं समझता हूँ ये इलेक्शन जो है ये बिल्कुल 70 की पेश गोई है और यहाँ चुप हैं लोग, मगर ये अपना हक पाकिस्तान के लोग बिल्कुल सही हक इस्तेमाल करते हैं। हर दफा जो उनके जहन में होता है, दिल में होता है ना, ये लोग हमेशा बाहर निकल के यही फैसला करते हैं जो उन्होंने इस दफा भी किया और सन 70 में भी उन्होंने किया। बाकी जगहों पर उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, मगर उनके जो पाकिस्तान के वोटर के अंदर जो दिल है ना मैं चेंज कर सकता हूँ ना मीडिया चेंज कर सकता है। उनके दिल में जो चीज होती है वो सिर्फ चुप करके अंदर वोट डाल आते हैं और उससे आया हो जाता है। ये अब लोग चाह रहे होंगे कि भाई क्योंकि हमारा इतना वोट बैंक में सर्ज आ गया, इतना जबरदस्त अब है, तो हम भी अपने लीडर के लिए कोशिश करें। असल में तो कोशिश होनी चाहिए कि उनके जो केसेस हैं उसको परसू करके उनको डे टू डे बेसिस पे उनको बरी कराएं, फ्रॉम द इल्जाम जो उन पे लगा हुआ है उससे बरी कराएं, बजाय इसके कि पार्लियामेंट को इन्वॉल्व करें कि जी आप हमें छुड़वा दें। ये तो कोई बात नहीं, कोई पार्लियामेंट ने उनको तो नहीं कैद कराया ना जरा, तो पार्लियामेंट से पहले हुकूमत थी और उन्होंने या उनको किसी इदारों ने उनके खिलाफ केस किए हैं तो जल्दी करा दें, पानी का पानी हो जाएगा, दूध का दूध हो जाएगा। कितनी देर लगती है? 10-12 विटनेसेस होंगे और इमरान खान के खिलाफ जो पेश होंगे तो उनको जल्दी फैसला हो सकता है उनको। ये कहना कि पार्लियामेंट इन्वॉल्व हो तो ये तो एक सियासी असर सूख इस्तेमाल करने वाली बात है ना। बहुत शुक्रिया सर जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसाक खकवानी साहब, आपने हमें वक्त दिया। यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। बानी पीटीआई ने सहाफियों से गुफ्तगू की, उसमें कुछ राब्तों के हवाले से भी बातचीत की, वो क्या गुफ्तगू थी, और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो काबीना की फॉर्मेशन है उसके ऊपर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लासेस अब थोड़ी बात करते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा काबीना से पहले जो ये विफाकी काबीना के ऊपर मुशावरत है, इसमें कौन कौन शामिल हो गए, मुकम्मल हो गई है। एंड द क्वेश्चन इज कि वाई इसहाक डार इज ड्रॉप्ड, वाई मोहम्मद औरंगजेब कौन है, ये कैसे सरफेस हो गए। एंड अगेन ये इसहाक डार की परफॉर्मेंस है या IMF की अप्रीहेंशंस हैं या क्या है? बड़ा अहम सवाल है और डार साहब यकीनी तौर पर इस वक्त डिस्टर्ब होंगे, बल्कि मैं कुछ देख रहा था डार साहब के कुछ सिंपथाइज़र या जिनसे उनका अच्छा ताल्लुक़ है, जर्नलिस्ट जो हैं, वो भी उनके ट्वीट्स वगैरह में देख रहा था, तो वो भी कोई ज़्यादा हौसला अफजा नहीं थे। मसलन उनमें एक सवाल उठाया गया था कि वो कौन सी फोर्सेस हैं जिन्होंने नवाज़ शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया और इसहाक डार को वज़ीर
खजाना नहीं बनने दिया, मतलब वेरी क्लोज टू उन दोनों के वो मतलब जर्नलिस्ट हैं जो समझे जाते हैं। सो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि उस कैंप में क्या सिचुएशन है। सो मतलब अब सवाल ये पूछा जा रहा है किसने फोर्स किया, किसको फोर्स किया। अभी प्राइम मिनिस्टर तो ये शहबाज शरीफ साहब हैं, हुकूमत बनाने में तो नवाज शरीफ साहब का रोल है। सो उनको किसने फोर्स किया कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बने, कि बन लेते। मतलब हाउस में अगर 201 वोट कितने पड़े हैं, वो उन शहबाज शरीफ साहब को पड़े हैं, वही 201 वोट नवाज शरीफ साहब को पड़ जाते तो नवाज शरीफ साहब स्टैंड ले लेते। तो वो तो खुद उन्होंने अपने आप को पीछे किया फॉर वट एवर रीजन। फिर उनको किसने मैसेज दिया, किसने कहा जी आप ना बने, शहबाज शरीफ साहब बनना चाहिए। सो ये बातें तो ये शरीफ फैमिली को खुद करनी चाहिए, रादर दैन कि मैं आप या कुछ जर्नलिस्ट से सवाल उठाए कि जनाब नवाज शरीफ को वजीर आजम किसने नहीं बनने दिया। नवाज शरीफ साहब खुद बताएं किसने नहीं बनने दिया। आपके घर की बात थी या किसी और ने आपको कहा है तो आप लोगों को बताएं। अच्छा, इसहाक डार साहब को वजीर खजाना अगर नहीं बनने दिया, अवाम का मेरा आपका किसी का हाथ नहीं था, किसने नहीं बनने दिया उनका बताएं। सो डार साहब के जहन में दो तीन चीज़ें थी। चेयरमैन सेनेट का उनका सुनने में आ रहा था कि शायद चेयरमैन सेनेट हैं, वो उन्होंने पीपल्स पार्टी को दी हुई है पोजीशन जो है, क्योंकि नेशनल असम्बली में या सादिक साहब जो हैं वो स्पीकर आ गए तो सेनेट उन्होंने कहा हमें दे दें, वजीर आजम आपका बन गया तो सदर हमें दे दें। सो वो तो बड़ी क्लियर उनकी हो चुके। अब डार साहब के लिए जो है, अब डार साहब कितने करीबी थे मियाँ नवाज शरीफ साहब के, वो समझी हैं, ही इज ए फैमिली, मतलब फैमिली के बंदे हैं ना। कि यहाँ पे मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो नाराज हैं, या आजकल शायद खकान अब्बास साहब पार्टी छोड़ चुके हैं तकरीबन, रोजाना बैठ के वो तबरा पढ़ते हैं नवाज शरीफ साहब पे, फैमिली पे। किसकी वजह से? इसहाक डार साहब की वजह से। क्योंकि डार साहब जो है इन्होंने लंदन से बैठ के, मिफ्ता इस्माइल साहब तो खुद कहते हैं मेरे खिलाफ वो टॉक शोज भी कराते थे, ट्वीट्स भी कराते थे, मेरे खिलाफ साजिशें भी होती थी, डार साहब पे उन्होंने ब्लेम किया है। डार साहब पे ब्लेम का मतलब है इस ब्लेम नवाज शरीफ साहब, इन दोनों ने बैठ के हमें किया। सो शरीफ फैमिली ने उस अहम मौके पे जब मिफ्ता इस्माइल साहब IMF के साथ डील तकरीबन क्लोज कर चुके थे, सितंबर में आपने साइन करनी थी, डॉलर आपका 215-20 रुपए पे रुक जाना था, डार साहब आगे धमकियां तड़ियां देते आगे, उन्होंने जनाब उन्होंने पहले दिन ही उन्होंने उसको सींघों पे उठा लिया IMF को कि जनाब ये देखें IMF हमारे लिए जरूरी नहीं है। उन्होंने IMF कौन होती है, मैं जानता हूँ IMF को कैसे डील करना है, कि आप पुत्र फिर तेन दसिए कि किवें सानू डील करना है, कि तू सानू लम्मा पाना या सी जनाब उन्हें कोई सबक सिखाने। उसका नतीजा क्या हुआ, 340 तक आप डॉलर ले गए। वो तो बाद में निगरान हुकूमती आई तो उन्होंने आके स्मगलिंग रोकी, बॉर्डर रोके, वो छापे वगैरह उन्होंने कोई आके चीजें की। ये काम आप भी कर सकते थे ना। बाद में क्या कहते हैं, कहते नहीं जनाब कि मुझे कहा गया था कि आपने कुछ नहीं करना, मुझे मैसेज दिया गया था, ये डार साहब के अल्फाज हैं कि आपने कुछ नहीं करना डॉलर को, तो मैंने लिहाजा कुछ नहीं किया। तो फिर क्या करना था? इतने ओबीडियंट हैं, मतलब किसी तरफ इशारा कर रहे थे कि मेरे खिलाफ साजिशें हुई, मुझे मना कराया गया। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा होगा ना, कि जो काम खुद उन्होंने किया मुझे करने से मना कर दिया कि आपने कुछ नहीं करना, नहीं तो IMF नाराज हो जाएगा। 6 महीने तक डार साहब ने साइन नहीं होने दी डील IMF की, जिससे डॉलर आपका 340 पे गया। ये अगर उस वक्त कर लेते तो डॉलर आपको 220 पे होना था। मिफ्ता इस्माइल साहब जो डील कर चुके थे, सो इतने करीब थे कि नवाज शरीफ साहब ने इनकी खातिर मिफ्ता इस्माइल को नाराज किया, शायद खकान अब्बासी को नाराज किया, और स्ट्रॉन्ग वॉइसेस उठी इसके बाद, और पार्लियामेंट को नाराज किया, या उन्होंने वहां पे जाके पूरी पार्टी को नाराज किया, आपको बनाया। अब क्या हुआ ऐसा कि अब वो दबाव नहीं ले सके, आपको वजीर खजाना जो है ना वो नहीं बना सके, नहीं बनाना। अब इसमें IMF का रोल है, वो नहीं चाहते, इसमें हमारे एस्टेब्लिशमेंट का रोल है, वो नहीं चाहती। क्योंकि माजी में जनरल ये बाजवा साहब ने बड़ी सीरियस बातें की हुई हैं इसहाक डार साहब के हवाले से, बड़े इल्जामात लगाए थे उन्होंने, बड़े संगीन इल्जामात थे इन पे इसहाक डार साहब पे, जनरल बाजवा साहब ने लगाए थे, जिसका जवाब जो है बाद में इन्होंने इसहाक डार साहब उस वक्त टीवी पे इंटरव्यू नहीं दे सकते थे चैनल पे, उनपे मफरूर का वो था टैग था। बाद में तलत हुसैन साहब को अगर मुझे याद पड़ता है उनके वीलाग में इन्होंने इंटरव्यू दिया था और बाजवा साहब को जवाब दिया था। सो एस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक ये जो है डार साहब जो है, पिछले एस्टेब्लिशमेंट वो इतने क्रेडिबल नहीं थे, और डार साहब को गुस्सा है जो आजकल इनकी ऑडियो लीक नहीं आ रही डार साहब की, अब की नहीं है, ये जनरल बाजवा साहब के दौर वाली है। ये उस वक्त जनरल बाजवा पे शदीद ये खफा थे, इसी वजह से कि बाजवा साहब ने इन पे बड़े संगीन इल्जामात लगाए थे इन्हीं पे, जिस पे नाराज होकर सहाफियों के सामने लगाए थे इन्होंने, उनको बुला के कहा था डार साहब के बारे में मुझे फलां कंपनी ने फलां मुल्क ने ऐसी ऐसी बातें की हैं, कोई और मतलब अच्छे खासे चार्जेस लगाए थे। सो डार साहब का उनके साथ मसला नंबर 1। दूसरी बात, अब डार साहब की जगह कौन होगा, ये बड़ा अहम सवाल है। बताया जा रहा है कि ये मियाँ फरूक साहब जो साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, अच्छा, तो उनके ये रिलेटेड हैं। अच्छा, मियाँ फरूक साहब कौन है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊं। ये वो हैं जो अटॉर्नी जनरल थे 97 में, जिन्होंने उस वक्त लेटर लिखा था स्विस हुकूमत को, बेनजीर भुट्टो साहबा और ये सदर जरदारी के खिलाफ, जो मनी लॉन्ड्रिंग का नेकलेस का केस था, जिसपे उन पे वहाँ पे प्रोसीडिंग शुरू हुई थी, पकड़ी गई थी वहाँ पर कि पैसा है इसका। तो अगेन नवाज शरीफ साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे,
तो ये हो गए फरूक साहब जो हैं ये थे अटॉर्नी जनरल थे। सो जो लेटर भेजा गया था, जो परसू किया गया था, उस लेटर में ये था कि स्विट्जरलैंड में जो आसिफ अली जरदारी साहब के $60 मिलियन की बात होती है, बेनजीर भुट्टो साहब के नेकलेस की बात होती है, ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा है, ये पाकिस्तानी अवाम का लूटा हुआ पैसा। उस वक्त ये नैरेटिव था नवाज शरीफ साहब का और इनकी पार्टी का। ये अगेन इस पैसे पे जरदारी साहब का या बेनजीर भुट्टो साहब का हक नहीं, हमारा हक है और ये पैसा हमें वापस किया जाए। ये बहुत बड़ा केस पार्टी बनी थी हुकूमत पाकिस्तान। और उस वक्त ये फरूक साहब जो थे, जिनके ये बताया जा रहा है ये रिश्तेदार या बेटे हैं मेरा ख्याल है उनके, ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उन्होंने उस वक्त इस पे जाके बकायदा प्रोसीड किया, फैसले हुए और इनके खिलाफ फैसले आए थे, जिस पे दोबारा लेटर लिखवाया गया था जब NRO हुआ था जनाब मुशर्रफ के साथ। उस वक्त एक और अटॉर्नी जनरल थे जस्टिस मलिक कयूम साहब जो थे, हाई कोर्ट के साबिक जस्टिस साहब थे, वो टैप स्कैंडल वाले, उनसे लेटर लिखवाया गया था। और गिलानी साहब फारिग हुए थे लेटर ना लिखने की पदाश में कि जरदारी साहब ने कहा था नहीं ये लेटर नहीं लिखना, वो $60 मिलियन जो है ना उस पर आपने बात नहीं करनी। तो ये फरूक साहब जो हैं ये इनका ये बैकग्राउंड, अब उन्हीं के साहिबजादा बताए जा रहे हैं कि वो आ रहे हैं मावन खसूसी आ रहे हैं, स्पेशल उस पे आएंगे, एडवाइजर आएंगे टू प्राइम मिनिस्टर। अब ये बैंकर हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आई, वैसे मैं कोई इतना इकोनॉमी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं लेमैन अप्रोच है। इस मुल्क को 3 बड़े बैंकर्स मिले हैं, ये पता नहीं हमारा क्यों रोमांस है बैंकर के साथ वो इकोनॉमी चलाएगा। और बैंकर जो मेरी अपनी फैमिली में है, मैं अपनी फैमिली का कह देता हूँ, और बैंकर बेचारों सारी उम्र पैसा डिपॉजिट ढूंढ रहा होता है, टारगेट मिले होते हैं पैसे 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 लाओ। उसको इकोनॉमिक पॉलिसीज की क्या अंडरस्टैंडिंग हो सकती है? मतलब नो ऑफेंसेस टू औरंगजेब साहब, बड़े अच्छे आदमी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, नेक आदमी होंगे, लेकिन सवाल है कि बैंकर जो है, जरा सोचें, बैंक का प्रेसिडेंट तो वो बैठ के क्या मतलब इकोनॉमिक क्या पॉलिसीज बनाता होगा, उसके टारगेट्स क्या होते होंगे? 2-4 बड़े हो सकते हैं ना, डिपॉजिट लाना है, लोन करना है, या हमने यहाँ पे सर्विसेज देनी है, उनके अगेंस्ट कितने पैसे लेने हैं, चार्जेस क्या बनाने हैं, या कोई हमने कोई ऐसी कोई अपने उस पर कस्टमर फ्रेंडली हमने कोई स्कीमें बनानी है। बैंक का प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? ठीक है, आपने पहले शौकत अजीज को लाए, बैंकर था। क्लास अब इंटरेस्टिंग आपकी ये आर्ग्यूमेंट है और इंटरेस्टिंग बातें से जहन में आ रही है। अगर इजाजत दे तो ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास अब ब्रेक से पहले आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट क्रिएट किया कि व्हाई अ बैंकर। मतलब मुझे नहीं समझ आती, मेरे अपने घर में मेरे भाई जो है, बड़े भाई वो बैंक मैनेजर रहे हैं, नो ऑफेंसेस कर मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं। मुझे याद है बचपन से बड़े होते देखा, उनका एक ही मसला होता था कि यार कोई डिपॉजिट है, कोई टारगेट है, बेचारे को इसी चक्कर में बैंकर सबसे ज्यादा 2 चीजों का शिकार होता है इसी स्ट्रेस में। एक उसको अगर शुगर हो जाती है, बेचारे को डायबिटीज हो जाती है, या हार्ट के मसले हो जाते हैं, कॉमन होते हैं किसी बैंकर को। स्ट्रेस है ना कि पैसे किसी के पास जाएं, उसको राजी करें, भाई साहब मेरे अकाउंट में रखें या हमारे बैंक के साथ अकाउंट खोलें। अच्छा खासा मुश्किल काम है लोगों को राजी करना कि इधर उधर काम करें। एक बैंकर उठाते हुए इकॉनमी चलाएगा। आपने शौकत अजीज को, जो बैंकर थे, हमने उनका भी दौर देखा किस तरह के बैंकर थे, मैं उसे डिटेल में जा चलें जी, वो एक तजर्बा हो गया। शौकत तरीन साहब आ गए जो अपना बैंक डबो के आए थे। मतलब दाद दें इस मुल्क के पॉलिसी मेकर्स को, जरदारी साहब को भी दें, पहले उन्होंने बनाया कि आप हमारे लगे ना, पीपल्स पार्टी के बने, उन्हें सेनेटर बनाया। उसके बाद इन्होंने इमरान खान साहब ने कहा नहीं, कुछ उनकी गुंजाइश रहती है, उनको लेकर आए। वो बैंकर थे, उनको लेकर आए जो अपना बैंक डबो दिया, जिसने शौकत तरीन ने बेच बुचवा के कर करा के उन मसूफ को आपने मुल्क का, आपने खजाने का ऊपर बिठा देगा, तुम चला के दिखाओ। उन्होंने जो चलाया वो आपके सामने एक दिन काले करते पकड़ते गए। उनका हुब्बुल वतनी का जरा उनका टेस्ट देखें कि IMF को टेलीफोन कॉलें कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? वो शौकत तरीन साहब बैंकर साहब कर रहे हैं कि इस मुल्क को जनाब कर्जा नहीं देना, मुल्क डूबता है, खुदा ना खासा डिफॉल्ट करते, पैसे नहीं है, डॉलर नहीं है, हो जाए, क्योंकि खान साहब नाराज हैं। ये आपका बैंकर था। मतलब चलो अगर इमरान खान साहब को नहीं पता होगा, मान लिया कि अगर डिफॉल्ट करने के क्या नुकसानात होते हैं मुल्क के लिए तबाही बर्बादी छोड़ दें, तो भाई आप एक बैंकर भी हैं, अपने आप को महर मुईशत भी कहते हैं, फिर आप उसके बाद जब वज़ीर ख़जाने हैं, आप में अक्ल नहीं थी। मोहसिन लगारी ने कह दिया, उसने कह दिया भाई साहब आप क्या फरमा रहे हैं कि अगर हमने IMF को लेटर लिखे और ये डील ना हुई तो पाकिस्तान के लिए श्रीलंका वाले मसाइल पैदा हो सकते हैं, रियासत को ये नुकसान होगा। वो कहा वो तो होगा। तो उन्होंने कहा फिर वो चेयरमैन का हुक्म है। ये आपका वजीर खजाना था जिसको इस मुल्क ने इज्जत दी, अपने सरों पे बिठाया। अब एक और बैंकर ला रहे हैं जनाब कि जी वो हबीब बैंक के वो थे, बैंक चला लेंगे। भाई साहब जैसे शौकत अजीज ने चलाए थे, जैसे शौकत तरीन साहब ने चलाए थे। अच्छा इससे पहले मुंशी को लाए थे, वो भी बैंकर थे जिनको उन्होंने बनाया था। ये जो हैं क्या कहते हैं
उनको निगरान वजीर आजम। और आजकल मैं उनकी सरताज अजीज साहब की उनकी बुक पढ़ रहा हूँ, एंड इट्स अ वेरी वंडरफुल बुक, आई मस्ट से। उसका नाम है अगेन ड्रीम्स एंड रियलिटीज, ये पढ़ने वाली किताब है जिसको शौक है। उन्होंने कहा है कि इनका नाम जो है ना, मोइन कुरैशी साहब का, ये नवाज शरीफ साहब ने नाम दिया था कि इनको निगरान वजीर आजम बनाए। आज तक लोग ढूंढ रहे थे कि मोइन कुरैशी का नाम किसने दिया था। नवाज शरीफ साहब ने दिया था। वो जो कहते थे ना कि एक आया है निगरान वजीर आजम जिसका पता ही नहीं है, जिसके पास पासपोर्ट भी नहीं है, जिसके पास शनाख्ती कार्ड भी नहीं है, जिसका पाकिस्तान में नो बॉडी नोज। तो उसमें इंकशाफ करते हैं ये जी सरताज अजीज साहब अपनी बुक में, आजकल मेरे उसमें है ज़ेरे मुतालिया है। उन्होंने कहा इनका नाम जब ये 93 में लड़ाई चल रही थी इसाक खान साहब की और इन नवाज शरीफ साहब की, और सेटलमेंट करवा रहे थे जनरल काकड़, तो ये तय हुआ था कि अगेन ये होगा गुलाम इसाक खान साहब इस्तीफा देंगे, नवाज शरीफ साहब भी देंगे, तो फिर कौन इलेक्शन करवाएगा। तो उनका ये कहना था ये नाम जो है ये नवाज शरीफ ने दिया, और नवाज शरीफ ने सरताज अजीज साहब को नहीं बताया था ये बात। उनको ये मोइन उन्होंने बताई, मोइन कुरैशी ने बताई थी, उनके इनके साथ राब्ते थे। सो ये बैंकर जो है ना, इसहाक डार साहब जैसे देख लें, अगर चार्टर अकाउंटेंट थे, ये बैंकर कोई शरीफ फैमिली की कोई मतलब खास कमजोरी है, कोई खास कमजोरी है। अब ये क्या क्या खिदमात इंजाम दे चुके हैं औरंगजेब साहब बैंकर होके, ये तो कभी पता चलेगा कि वक्त बताएगा। क्लास साहब, इसी इंटरेस्टिंग नोट पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।